जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका होती है। तो पहले समझते हैं राजनीतिक दल क्या होता है 2 मिनट में। राजनीतिक दल स्वैच्छिक संगठन होता है जिसमें जो सदस्य होते हैं उनकी विचारधारा एक समान होती है और जो संविधान सम्मत संविधान के मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों, प्रावधानों के अधीन रहते हुए राष्ट्र का कल्याण करने का प्रयास करते हैं और उसके लिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसे समूह को, ऐसे संगठन को कहा जाता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल कौन है? राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल कौन है? राज्य स्तरीय राजनीतिक दल कौन है? इसको निर्वाचन आयोग उनके चुनाव में, निर्वाचन में उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए बताती हैं कि ये किस स्तर के राजनीतिक दल हैं। भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक तो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय व्यवस्था है। जैसे कुछ देश होते हैं जहाँ पे एकल पार्टी सिस्टम होता है, एकल दलीय व्यवस्था होता है, जैसे कि चीन, रूस या पूर्वी यूरोपीय कुछ देश हो गए। कुछ देश होते हैं जहाँ पे डुअल पार्टी सिस्टम होता है, द्विदलीय व्यवस्था होती है। जैसे कि ब्रिटेन में 2 पार्टी हैं, कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है। अमेरिका में 2 पार्टी हैं, डेमोक्रेट्स पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है। और कुछ देश होते हैं जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, बहुदलीय व्यवस्था होती है। उसमें से एक है अपना भारत ही है, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस इत्यादि। और भारत में सभी विचारधाराओं के राजनीतिक दल पाए जाते हैं। जैसे वामपंथी दल, मध्यवर्ती सोच वाले, विचारधारा वाले, या इंग्लिश में कहें तो सेंट्रिक पार्टी, एक लेफ्टिस्ट, एक राइटिस्ट, एक सेंट्रिक पार्टी और एक दक्षिणपंथी है। 3 प्रकार के। वामपंथी दल में देखा जाए तो सीपीआई, सीपीएम। केंद्रीय में देखा जाए तो एम लक्ष्मीकांत जी के अनुसार कांग्रेस। और दक्षिणपंथी में देखा जाए तो बीजेपी हो गया। और तो पहला विशेषता हो गया कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। दूसरा, एक लंबे कालखंड तक एक दलीय व्यवस्था था जिसको कोठारी साहब ने, उनका नाम अगर हम सही से बताएं, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने कांग्रेस व्यवस्था नाम दिया था उसको। तो एक दलीय व्यवस्था लंबे कालखंड तक रही थी। 1969 में पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनना शुरू हुई और केंद्र में 1977 में पहली बार ऐसा हुआ कि गैर कांग्रेसी सरकार अस्तित्व में आई थी। तीसरी विशेषता है कि स्पष्ट विचारधारा का अभाव दिखता है। जैसे कि अगर स्पष्ट विचारधारा किस में है देखें तो बीजेपी में उसकी विचारधारा स्पष्ट है। सीपीआई, सीपीएम, इसकी विचारधारा स्पष्ट है। और ये एम लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि बीजेपी की विचारधारा स्पष्ट है, सीपीआई, सीपीएम की विचारधारा स्पष्ट है। जबकि अब ये लक्ष्मीकांत साहब नहीं कह रहे हैं। ऐसा देखा जा सकता है आसानी से कि शायद कह भी रहे हैं, रुकिए हम देख लेते हैं कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नाम लेकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन नाम लेकर मैं कह देता हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा स्पष्ट नहीं है। कुछ अन्य पार्टियां हैं उनकी विचारधारा स्पष्ट नहीं है। लेकिन सारी पार्टियां, कुछ 3-4 मूल्य हैं, कुछ विचारधारा हैं जिनको आमतौर पर मानते हैं। वो भी लक्ष्मीकांत साहब कह रहे हैं कि लोकतंत्र सभी पार्टियां मानती हैं, धर्मनिरपेक्षता सभी पार्टियां मानती हैं, समाजवाद सभी पार्टियां मानती हैं, गांधीवाद सभी पार्टियां मानती हैं। अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। फिर व्यक्तित्व का महिमा मंडन दिखता है भारत में। पारंपरिक कारकों पर आधारित राजनीतिक दल गठित हुए हैं, जैसे धर्म, जाति, क्षेत्र, नस्ल इत्यादि के आधार पर। और दल बनाना, दल में टूट करना, ध्रुवीकरण करना, फिर दल परिवर्तन कर लेना, ये सारे गुण हैं। मतलब गुण क्या, दोष हैं तो। और प्रभावशाली विपक्ष का अभाव है भारत में। और एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत में क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ है। कई सारे क्षेत्रीय दल हैं, जैसे हम देखें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, 7 हैं राष्ट्रीय पार्टियां और 52 के आसपास हैं क्षेत्रीय पार्टियां।
और राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां कौन होती हैं? तो परिभाषा के अनुसार निर्वाचन आयोग निर्धारित करता है। अब देखते हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो क्या होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वर्गीकरण, उदय कैसे हुआ, भूमिका क्या है, इनकी आकार्यता क्या है, ये तो आधे घंटे में डिस्कशन हम करेंगे इसको बस। तो थोड़ा इसको बड़ा कर लें। भारतीय राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषता है बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति। भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा जो पार्टियां पाई जाती हैं वो भारत में पाई जाती हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी देखें तो 7 हैं, और राज्य मतलब क्षेत्रीय स्तर की पार्टी देखें तो वो 52 हैं। और पहले मतलब ये तो वर्तमान में है, परंतु पहले कब? पहले 1952 की बात करें, प्रथम लोकसभा के आम चुनाव में बात करें तो 14 राष्ट्रीय पार्टियां थीं और 39 क्षेत्रीय पार्टियां थीं। लेकिन इस समय 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 52 क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियां बढ़ गई हैं और राष्ट्रीय पार्टियां जो 14 थी वो आधी हो गई हैं, 7 हो गई हैं। ये तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषता है बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति। ठीक है, कितने क्षेत्रीय दल हैं? 52 हैं। और प्रथम लोकसभा के आम चुनाव 1952 में 39 थी क्षेत्रीय पार्टियां। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां 7 हैं और 1952 के प्रथम आम सभा मतलब लोकसभा के आम चुनाव में 14 पार्टियां थीं जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां थीं। फिर से, भारतीय राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषता है बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति। क्षेत्र, राज्य एवं राष्ट्रीय सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वे सक्रिय और प्रस्तुत हैं। गठबंधन राजनीति के युग के संदर्भ में तो यह तथ्य और भी स्पष्ट है। अब विशेषताएं देखिए, 5 विशेषताएं हैं क्षेत्रीय दलों की। पहली, ये विशेष राज्य अथवा क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। इनका चुनावी आधार एक ही क्षेत्र तक सीमित होता है। तो क्षेत्रीय पार्टियां क्या हैं? जो किसी एक राज्य तक या एक क्षेत्र तक सीमित हों, उन्हीं को कहा जाता है क्षेत्रीय पार्टियां। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत साहब इसकी विशेषताएं बता रहे हैं कि ये विशेष राज्य अथवा क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। और क्षेत्र जो होता है वो किसी राज्य का मोहताज नहीं होता है। राज्य एक पॉलिटिकल बाउंड्री है, जबकि क्षेत्र एक कल्चरल बाउंड्री हो सकती है, एक सोशल बाउंड्री हो सकती है। तो किसी एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर में ये सक्रिय होते हैं राजनीतिक मतलब क्षेत्रीय दल। इनका चुनावी आधार एक ही क्षेत्र तक सीमित होता है। तो ये पहली विशेषता है। दूसरी, ये क्षेत्रीय हितों की बात करते हैं, है ना, राष्ट्रीय हित नहीं, ये क्षेत्रीय हितों की बात करते हैं। तो पहला, ये किसी राज्य विशेष या क्षेत्र विशेष में सीमित होते हैं और एक क्षेत्रीय हितों की बात करते हैं और विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई अथवा नृजातीय समूह के साथ अपनी पहचान जोड़ते हैं। तो ये क्षेत्रीय हितों की बात करते हैं और विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई अथवा नृजातीय समूह के साथ अपनी पहचान जोड़ते हैं। तो ये हो गई दूसरी विशेषता। तीसरी, प्राथमिक रूप से ये स्थानीय असंतोष का लाभ उठाते हैं, है ना, प्राथमिक रूप से ये स्थानीय असंतोष का लाभ उठाते हैं कि स्थानीय स्तर पर कोई असंतुष्टि है, कोई सांस्कृतिक अड़चन आ रही है, भाषाई अड़चन आ रही है, धार्मिक या नृजातीय कुछ अड़चन है, समस्याएं हैं, तो उस मुद्दे को उठा करके ये बढ़ने का प्रयास करते हैं। अथवा भाषा, जाति अथवा समुदाय या क्षेत्र पर आधारित विभिन्न प्रकार की मांगों या आकांक्षाओं का पोषण करते हैं। तो ये चीज। चौथी विशेषता है, यह स्थानीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर अपना स्थान केंद्रित कर राज्य स्तर पर राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने का लक्ष्य सामने रखकर कार्य करते हैं। तो राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने का प्रयत्न भी करते हैं राज्य स्तर पर। पांचवा, भारतीय संघ के अंतर्गत राज्यों की क्षेत्रीय स्वायत्तता बढ़ाने की इनकी राजनीतिक आकांक्षा होती है।
तो क्षेत्रीय स्वायत्तता को बढ़ाने की भी इनकी आकांक्षा होती है। तो ये चीज़, जैसे कोई दल ऐसा मांग करे कि हम बुंदेलखंड जो है उसको एक पृथक राज्य के रूप में बनाना चाहते हैं, उसके लिए आंदोलन करें, प्रयास करें, चुनाव में निर्वाचन पद्धति में खड़ा हो, अपने उम्मीदवार को खड़ा करें, तो हम कह लें कि वो क्षेत्रीय पार्टी है जो क्षेत्रीय हित को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, राजनीति चमकाने का प्रयास कर रही है और किसी एक विशेष मुद्दे को लेकर के विशेष क्षेत्र में ही सक्रिय है। तो ये उसकी विशेषता हो गई। फिर वर्गीकरण की बात करें तो 4 वर्गीकरण इसके हैं। भारत के क्षेत्रीय दलों को 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। क्षेत्रीय दल जिनका आधार क्षेत्रीय संस्कृति अथवा नृजातीय पहचान है ना, क्षेत्रीय संस्कृति अथवा नृजातीय पहचान है। इनके अंतर्गत शिरोमणि अकाली, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, तेलुगु देशम, शिवसेना, असम गण परिषद आदि दलों को रखा जा सकता है। तो पहली वर्गीकरण में देखें जो क्षेत्रीय संस्कृति है ना, जो क्षेत्रीय संस्कृति अथवा नृजातीय पहचान, नृजातीय पहचान, तो क्षेत्रीय संस्कृति अथवा नृजातीय पहचान को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। उनमें कुछ नाम ध्यान रख लें। शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, तेलुगु देशम, शिवसेना, असम गण परिषद। फिर से शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, तेलुगु देशम। तो नीचे से याद करें, नीचे तमिल है तो वहाँ पे डीएमके है जो कि क्षेत्रीय संस्कृति नृजातीय पहचान नहीं, वहाँ पे क्षेत्रीय संस्कृति जो है तमिलियन संस्कृति उसको प्रमोट करती है, तमिल भाषा पर को प्रमोट करती है। तमिल एक अच्छी भाषा है। संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है जिसकी उपज बहुत सारी भाषाएं हैं। भारत की अधिकांश भाषाएं जो हैं वो संस्कृत मूल भाषा से ही विकसित हुए हैं, जैसे तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ओडिया, असमिया, हिंदी, है ना। ये सारी की सारी संस्कृत भाषाओं से प्रेरित हैं, और भी कई सारे, गुजराती, राजस्थानी, सिंधी इत्यादि। फिर दूसरा वर्गीकरण देखें तो क्षेत्रीय दल जिनका अखिल भारतीय दृष्टिकोण तो है लेकिन राष्ट्र स्तरीय चुनावी आधार नहीं है। उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो दूसरे दल ऐसे हैं क्षेत्रीय दल जिनका राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, मतलब जिनका अखिल भारतीय, राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रवादी कहाँ है ये सब, जिनका अखिल भारतीय दृष्टिकोण तो है परंतु उनका जनाधार उतना नहीं है। वो ऐसे काम नहीं करते हैं, वो टोटी को उखाड़ ले जाते हैं, इसलिए उनका जनाधार बढ़ नहीं पाता है। वो भ्रष्टाचार करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं जिसके कारण से जनता उनको पसंद नहीं करती है। वो राष्ट्रवादी वाली बातें नहीं करते हैं तो जनता उनको नकार देती है। तो प्रयास तो करते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर हम आ जाएं, परंतु उनका चुनावी आधार नहीं है। तो दूसरा वर्गीकरण ये है। जैसे समाजवादी पार्टी, एम लक्ष्मीकांत साहब लिखते हैं सपा है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है राकापा, राकापा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सपा, ये दो हैं। फिर तीसरा, वे क्षेत्रीय दल जिनका गठन राष्ट्रीय दलों में आपसी फूट से हुआ है। तो वे क्षेत्रीय दल जिनका गठन राष्ट्रीय दलों में आपसी फूट से हुआ है। उदाहरण के लिए बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस इत्यादि। फिर चौथा वर्गीकरण, क्षेत्रीय दल जिनकी स्थापना करिश्माई व्यक्तित्व के नेताओं ने की है। ऐसे दल व्यक्ति आधारित दल कहलाते हैं और इनकी आयु लंबी नहीं होती। ये चीज़। अब उदय की बात करें तो 10-12 बिंदु हैं उदय के। क्षेत्रीय दलों की भारतीय राजनीति में उदय के अनेक कारण हैं। जैसे भारतीय समाज में सांस्कृतिक एवं नृजातीय बहुलता है। सांस्कृतिक और नृजातीय बहुलता है तो किसी न किसी मुद्दे को, संस्कृति, भाषा, जाति, नृजातीय पहचान इत्यादि को उठा करके अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, विकास प्रक्रिया में आर्थिक असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन। तो आर्थिक असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन
के मुद्दे को उठा लिया। किन्हीं ऐतिहासिक कारकों के चलते कुछ वर्गों अथवा क्षेत्रों की अपनी अलग पहचान बनाए रखने की आकांक्षा, सत्ताच्युत महाराजाओं तथा शक्तिहीन जमींदारों की स्वार्थपरकता, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को तुष्ट करने में राष्ट्रीय दलों की विफलता, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, क्षेत्रीय नेताओं का करिश्माई नेतृत्व, बड़े दलों की आंतरिक कलह और संघर्ष, कांग्रेस पार्टी की केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विपक्षी दल की अनुपस्थिति, राजनीतिक प्रक्रिया में जाति और धर्म की भूमिका, मजबूत विपक्षी दल नहीं है, इस कारण से भी क्षेत्रीय दल बन जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी की केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के कारण भी कई सारे दल बने हैं। जैसे ये सब जो है वाईएसआर कांग्रेस हो गया, राष्ट्रवादी क्या नाम था, राष्ट्रवादी राकापा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये सब हो गए। ये सब कांग्रेस लगा हुआ है, यानी कि पहले कांग्रेस से ही थे लेकिन उसको विघटित होकर के क्षेत्रीय दल के रूप में सामने आ गए। तो ये कुछ कारण हैं। तो भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र, संस्कृति, इतिहास, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, मजबूत विपक्षी दल की अनुपस्थिति, ये सब कारण से और जनजातीय समूह में असंतोष और अलगाव की भावना के कारण भी बने। इनकी भूमिका क्या है? तो 10 भूमिका है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को देखें तो 8 हैं, मतलब 10 हैं। क्षेत्रीय स्तर पर उन्होंने बेहतर अभिशासन के साथ ही स्थिर सरकारें दी हैं। अच्छा जी, बेहतर अभिशासन के साथ स्थिर सरकारें दी हैं। उनके चलते देश में एक दलीय वर्चस्व को चुनौती मिली है। अच्छी बात है, जो कांग्रेस की लंबे कालखंड तक एक दलीय व्यवस्था थी उसको चुनौती दी है, और ये कांग्रेस पार्टी के पराभव का ही कारण बनी है। तीसरा, उन्होंने केंद्र राज्य संबंधों की प्रवृत्ति और प्रक्रिया पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के मुद्दों तथा राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग ने केंद्रीय नेतृत्व को क्षेत्रीय कारकों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाया है। उन्होंने राजनीति को और प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ ही जमीनी स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया को विस्तार दिया। उनके चलते मतदाता को चुनाव में अधिक विकल्प सुलभ हुए। तो अधिक विकल्प सुलभ हुए यानी लोकतंत्र मजबूत हुआ। संसदीय एवं विधानसभा चुनावों में, ठीक, अब मतदाता उस दल को अपना मत दे सकता है जो उसकी दृष्टि में उसके क्षेत्र या राज्य के हितों का संवर्धन कर सके। छठा, उन्होंने लोगों की राजनीतिक चेतना और उनकी राजनीति में रुचि बढ़ा दी है। तो राजनीतिक चेतना बढ़ी है और राजनीति में रुचि बढ़ा दी है। वे स्थानीय या क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कराते हैं, परंतु आम जनता उनका ध्यान तुरंत केंद्रित करती है। उनके चलते केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये पर रोक लगती है। तो केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये पर रोक, ये भूमिका है। उन्होंने कतिपय मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी का विरोध किया और इस प्रभुत्वशाली दल को सुलह सफाई के रास्ते पर चलने के लिए बाध्य किया। क्षेत्रीय दलों में देश में संसदीय लोकतंत्र को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संसदीय लोकतंत्र में अल्पमत को भी सुना जाता है, सुना जाना चाहिए और बहुत को अपने रास्ते चलने देना चाहिए। ठीक, क्षेत्रीय दलों ने इस प्रक्रिया को चलाने में कुछ रास्तों में शासक दल और केंद्र में विरोधी दल के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी में राज्यपालों की भूमिका को उजागर किया है। तो राज्यपालों की जो भूमिका है वो जो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कई बार कार्य करते हैं, और कांग्रेस की सरकार में कई बार गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन आरोपित किया गया, जिसका खंडन करते हुए 1994 के बम्बई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कुछ गाइडलाइंस दी कि अगर इन आधारों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो गलत है। तो उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी में राज्यपालों की भूमिका को उजागर किया है, जिसके तहत उन्होंने राष्ट्रपति के विचारार्थ अध्यादेश जारी किए तथा विधेयकों को आरक्षित किया। 10वां, गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू होने के पश्चात क्षेत्रीय दलों की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका महत्वपूर्ण हो गई।
वे केंद्र की गठबंधन सरकारों में शामिल हुए और राष्ट्रीय दलों के साथ सत्ता में हिस्सेदारी की। अकार्यता या प्रकार्यता इनकी उपरोक्त सकारात्मक भूमिकाओं के रहते भी क्षेत्रीय दलों की कुछ नकारात्मक भूमिकाएं हैं। तो नकारात्मक भूमिका क्या है? तो 6। उन्होंने राष्ट्रीय हितों के ऊपर क्षेत्रीय हित को रखा, ये है, यानी कि रीजनलिज्म को बढ़ावा दिया, नेशनलिज्म को भूल गए। तो उन्होंने राष्ट्रीय हितों के ऊपर क्षेत्रीय हितों को रखा, वरीयता दी, राष्ट्रीय मुद्दों और समस्याओं के हल के प्रति अपने संकीर्ण दृष्टिकोण के चलते वे लापरवाह रहे। दूसरा, उनके कारण क्षेत्रवाद, तो भैया राष्ट्रीय हित के क्षेत्रीय हितों को रखा, तो वरीयता दी क्षेत्रीय हितों को, ये दिक्कत की बात हो गई। उनके कारण क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, जातिवाद ये सब बढ़ा। जैसे कि हम देखें जो डीएमके है, दो मित्र कड़गम करके जो पार्टी है तमिलनाडु की डीएमके, वो कहीं ना कहीं भाषावाद को बढ़ावा देती हैं, तमिल भाषा को। जातिवाद देखें तो बहुजन समाजवादी पार्टी, ये जो पार्टियां हैं ये जातिवाद को बहुत प्रमोट करती हैं। तो क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद इन सबको बढ़ा करके देश में एक अखंडता जो है उसको कमज़ोर करने का प्रयास किया है। तीसरा, अंतर्राज्य जल विवादों, अंतर्राज्य सीमा विवादों का समाधान नहीं होने देने के लिए भी वे ही उत्तरदायी हैं। उनकी भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, पक्षपात तथा सत्ता के अन्य प्रकार के दुरुपयोगों में संलिप्तता रही और इन सब के पीछे उनकी अपनी स्वार्थपरकता ही कारण रही। उन्होंने लोक लुभावन मुद्दों पर ही अधिक ध्यान दिया ताकि वे अपना जनाधार बढ़ा सकें, मजबूत कर सकें। इसके चलते राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। छठा, वे केंद्र में गठबंधन सरकार द्वारा निर्णय लेने और नीति निर्माण में क्षेत्रीय कारक लाते हैं। वे केंद्रीय नेतृत्व को अपनी मांगों के लिए बाध्य करते हैं। वे केंद्रीय नेतृत्व को अपनी मांगों पर झुकाने और उन्हें पूरा करने को बाध्य करते हैं। तो ये अकार्यता है, नकारात्मक चीज़ें हैं। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। तो राजनीतिक दल क्या होता है, क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या है, इसका अध्ययन कर लिए। नेक्स्ट में पूरा निर्वाचन के बारे में अध्ययन करेंगे कि निर्वाचन व्यवस्था क्या होता है, चुनाव तंत्र क्या होते हैं, कौन कौन से अधिकारी इसमें कार्य करते हैं, चुनाव प्रक्रिया क्या है, पूरा एकदम विस्तार से इसमें लिखा हुआ है चुनाव प्रक्रिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन क्या है, इन सब के बारे में दिया गया है। इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।